फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि जिस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर जो वर्ल्ड ऑर्डर बना हुआ था 1944 के बाद में, अब वो धीरे धीरे से टूटना शुरू हो चुका है, या आप ये कहिए कि अब इसके जो टूटने की जो दर है वो लगातार बहुत तेजी से हो रही है। और क्यों हो रही है, इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आप पूरा सब कुछ 360 डिग्री समझना चाहते हैं ये इशू है क्या, क्योंकि एक वीडियो में इतना सारा कंटेंट कवर नहीं हो सकता, इसलिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आपको जितने भी चैनल्स हैं और जितनी भी वीडियो मैं बनाता हूं सारे लिंक आपको वहां पर मिल जाएंगे। आप सारी वीडियोस देखेंगे तब जाकर के आपको समझ आएगा कि वास्तव में जो ये सारा कुछ चल रहा है इसके पीछे के बहुत सारे कारण क्या है, डोमेस्टिक कारण क्या है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या है, या फिर ग्लोबल जो रीजंस है वो इसके पीछे क्या है। आज हम इन्हीं कुछ कारणों को लेकर के आज हम ये बताएंगे कि ये जो सब चल रहा है क्या इसको हम कह सकते हैं कि ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। इन घटनाओं के द्वारा आप इस निर्णय तक पहुंच सकते हैं कि ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि अगर आपको प्रथम विश्व युद्ध देखना है तो आप देखेंगे कि वहां पर किस प्रकार से जर्मनी के ऊपर लगातार जो है टैरिफ्स जो उस टाइम पर बढ़ाए गए थे, और टैरिफ वार जो हुआ था यानी कि स्पॉन्टेनियस रीजन कुछ और था, लेकिन अगर आप उसके पीछे के लगातार कारण देखेंगे तो वो था टैरिफ वॉर। और टैरिफ वॉर की वजह से ही वो सारा घटनाक्रम लगातार बनता रहा, लेकिन एक स्पॉन्टेनियस जो घटना थी उसके द्वारा वो भड़क जाता है। लेकिन आज हम वहां नहीं बल्कि आज ये चर्चा करने वाले हैं कि ऐसा क्या कुछ हो रहा है कि अब हम ये निर्णय ले सकें या इस कंक्लूजन तक पहुंच सकें कि ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत या कहें कि आहट है। देखना, अमेरिका के आक्रामक नीतियां, आप जानते होंगे कि अमेरिका के द्वारा पूरे विश्व पर किस तरह की आक्रामक नीतियां जो हैं वो अपनाई जा रही हैं। अब उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरीका से जो ग्रीनलैंड है उसको लेकर के किस प्रकार की नीतियां हैं अमेरिका की, या आप देखा कि वेनेजुएला के अंदर उसकी क्या नीतियां थी जो उसको उनके जो राष्ट्रपति हैं उनको उठा करके ले गए हैं। आप देखेंगे कि ईरान के अंदर जो अमेरिका की जो नीतियां हैं वो क्या है, या आप देखेंगे कि सीरिया के अंदर किस प्रकार की जो नीतियां उन्होंने लेकर के रखी है हमेशा से। और यही आप देखेंगे अगर पूरे एक बड़े विश्व यानी कि हम आर्थिक रूप से देखें तो चाइना के साथ अमेरिका का जो बिहेव है लगातार, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने जो फर्स्ट टर्म में थे उस टाइम पे भी इस तरीका के उन्होंने जो टैरिफ वार खेला था, और जब वो दोबारा में आए हैं तो आने के तुरंत बाद उन्होंने ये सारा कार्य शुरू किया था। यानी कि जब शपथ ली थी तभी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से मैक्सिको और पनामा को लेकर के, कनाडा को लेकर के, कि इनको कनाडा के लिए तो बोल दिया था कि 51वां जो स्टेट है यानी कि 51वां स्टेट बना लूंगा इसको। तो ये तरीका की जो आक्रामक नीति है वो शुरू से देखने के लिए मिलती है। अब इसके अलग अलग जो कारण है मैं आपको इसमें भी बताने वाला हूं। 2-3 कारण ऐसे निकल करके इसके जो है आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप पर जब वो चुनाव प्रचार में थे तब भी एक असासिनेशन का जो अटेम्प्ट है वो हुआ था, और ये जो अटेम्प्ट होते हैं वो होते हैं डीप स्टेट के द्वारा। अगर अमेरिका के अंदर, आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप जानते भी होंगे आप कि किस प्रकार से जो अमेरिका के लगभग 4 से 5 राष्ट्रपति ऐसे रहे हैं जिनका जो असासिनेशन है वो किया गया। अब ऐसा होता क्यों है, क्या डोनाल्ड ट्रंप उसकी उसी कड़ी में आगे जुड़ने वाले हैं, आज ये भी हम देखने वाले हैं। तो आज ऐसा कुछ घटनाक्रम जो बन रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उसमें 2 बातें जो है, या कह सकते हैं कि 2 फैक्ट जो है वो शामिल है। पहला, उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो शामिल है, यानी कि खुद की जो अपनी पार्टी प्लस अपना जो उनका जो कैरियर है, यानी कि मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं। आप जानते होंगे कि लगभग 9 नवंबर से शायद वहां पर चुनाव भी है, और उस चुनावों में अगर ये हारते हैं या उस तरीका का प्रदर्शन नहीं कर पाते तो इनको इंपीचमेंट किया जा सकता है। और इनका जो अपना जो रेटिंग है यानी कि अप्रूवल रेटिंग्स, जानते होंगे अगर अमेरिका का चुनाव अगर आप फॉलो करते होंगे तो अप्रूवल रेटिंग्स जो है वो लगातार जनता में इनकी जो लोकप्रियता है वो लगातार कम हुई है। यानी कि कुछ ऐसे कारण डोमेस्टिक हो जाते हैं, लेकिन ये जो इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरीका का जो इनका एग्रेसिवनेस है वो क्यों दिख रही है उसके कारण अलग अलग वीडियो में बताए हैं। लेकिन कुछ कारण हैं, एक तो जो डॉलर है उसका जो जिस तरीका की न्यूज निकल करके मार्केट में आ रही है कि डॉलर जो है वो वीक हो रहा है, इसी खबर को जो है दबाने के लिए कहो या फिर डेविएट करने के लिए अमेरिका कुछ ऐसा करना चाहता है ताकि न्यूज में वो खबर आए ही ना, समझ गए। अब अगर वो न्यूज में नहीं आएंगी तो जो लोग हैं उनका परसेप्शन अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था को लेकर के बना रहेगा। और एक और जो रीजन है वो बताया जाता है कि जो डीप स्टेट है, आप जानते होंगे डीप स्टेट यानी कि डीप स्टेट के अंदर
सारा कुछ शामिल है। ऐसा कोई डीप स्टेट अपना आप में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। डीप स्टेट के अंदर वो सारे लोग हैं जिनका हित जो है पूरी दुनिया के अंदर या तो जो सत्ता है उनको परिवर्तन कराने में, यानी कि अपनी फेवरेबल गवर्नमेंट्स लाने में, यानी कि अगर वो ऐसा उनकी फेवरेबल गवर्नमेंट अगर आती है तो उस जो देश है उसके संसाधनों पर, उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर उनका जो एक तरीका से अधिकार, एक तरीका से इनडायरेक्ट अधिकार हो जाएगा। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर जो सत्ता है वो परिवर्तन करा दी गई। अब क्योंकि बाद में आकर के आपने देखा होगा कि शेख हसीना ने कहा था कि ये मुझसे जो है एक द्वीप है उनका, उसको मांग रहे थे, मैंने नहीं मना कर दिया, इसीलिए इन्होंने हमारी जो सत्ता है उसको बदलवा दिया। उसी तरीका से भारत के अंदर देखते होंगे कि वो चाहते हैं कि जो बीजेपी की सरकार है जो कि बिल्कुल भी हमारे साथ झुक नहीं रही है वो बदल जाए और यहां पर जो है मिली जुली सरकार आ जाए या फिर कांग्रेस की सरकार आ जाए जो कि उनके लिए फेवरेबल कंडीशन यहां पर पैदा करके रखेगी जैसा कि 2014 से पहले थी। अब ये जो सारे कारण हैं, लेकिन ये तो मैंने आपको बता दिया अमेरिका का जो ये आक्रामक नजरिया, जो एक नजरिया जो है पूरी दुनिया की ओर है। लेकिन अब हम इन कंक्लूजन से यही जो हमने अभी जितने सारे फैक्ट आपके लिए दिए हैं इनसे हम ये निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। और अभी और बहुत सारे फैक्ट इसके अंदर है कि वास्तव में ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे है। देखिए, ग्रीनलैंड और नाटो का जो बढ़ता हुआ तनाव, आप जानते हैं कि अमेरिका जो है वो लगातार दुनिया के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको वीक करने में लगा हुआ है। और कारण क्या है कि वो किसी देश से लड़ सकता है लेकिन पूरी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं लड़ सकता। उदाहरण के लिए आप नाटो को देखिए, नाटो उन्होंने इसीलिए बनाया था ताकि वो रूस को जो है काउंटर कर सके। और यही जो रूसोफोबिया उन्होंने देख करके पहले तो यूरोप के देशों को अपने साथ अपने हित के लिए रखा, लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि अब जो रूस है वो उस तरह का हमारे लिए खतरा नहीं है, इसीलिए उन्होंने तुरंत नाटो को भंग करने की बात की है और कहा है कि हम नाटो में कंट्रीब्यूट अब नहीं करेगा अमेरिका। क्लियर है। अब देखना ग्रीनलैंड को लेकर के, अब ग्रीनलैंड पर अगर दबाव बनाते हैं या फिर जिस तरह की डोनाल्ड ट्रंप की भाषा है कि मैं इसको छीन लूंगा, 40 मिनट लगेंगे इसको कैप्चर करने में, इस तरीका की जब भाषा वो बोलते हैं तो आप जानते हैं कि ग्रीनलैंड तो डेनमार्क का पार्ट और डेनमार्क नाटो का सदस्य है। और डेनमार्क नाटो का सदस्य होने के साथ साथ आप ये जानते होंगे कि जो नाटो का आर्टिकल 5 है वो कहता है कि अगर किसी एक देश पर भी आक्रमण होता है तो सारे देश मिलकर के उस पर आक्रमण करेंगे क्योंकि सारे देशों पर ही आक्रमण माना जाएगा। क्लियर। अब अगर ऐसा होता है तो अपने आप में ही आप जानेंगे कि नाटो तो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा ना, क्योंकि जिस तरीका से अमेरिका जिस तरह का एग्रेशन दिखा रहा है उसको हम देख करके कह रहे हैं। अब आता है डीप स्टेट का कथित प्रभाव। अमेरिका के जो डीप स्टेट द्वारा राष्ट्रपतियों को जो नियंत्रण है वो उसकी जो बात है वो पूरी दुनिया में जग जाहिर है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको कौन टैकल करता है या कौन चलाता है, वो होता है डीप स्टेट। और डीप स्टेट में जितने भी जो एक तरीका से टाइकून्स होते हैं, यानी कि जो पूरी की पूरी उनकी इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं या फाइनेंशियल सिस्टम पर या डिफेंस की पूरी लॉबी जो होती है, उनके मास्टर्स होते हैं, उनके आका होते हैं डीप स्टेट के पार्ट, समझ गए। जिसके अंदर आप जानते हैं यहूदी जो है वो एक अच्छी खासी संख्या में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनको कंट्रोल करने वाला व्यक्ति जो होते हैं वो होते हैं डीप स्टेट। अगर ये डीप स्टेट के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो क्या होगा, वही होगा जो कनेडी के साथ हुआ था, मैं आगे आपको बताने वाला हूं, यानी कि असासिनेशन। और देख रहे होंगे किस तरह से लगातार अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन पर असासिनेशन के जो अटेम्प्ट है वो लगातार हो रहे हैं। क्लियर। मैं भी कई सारी वीडियोस में बना चुका हूं। सैन्य बजट में भारी बढ़ोतरी, इसका मतलब क्या है कि जो डीप स्टेट है वो ये चाहता है कि अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया में अपना एक इन्फ्लुएंस बना करके रखे और पूरी दुनिया जो है वो अस्थिर रहे, यानी कि स्थिरता ना आ जाए, क्योंकि अगर स्थिरता आएगी तो वो डीप स्टेट के अपने हित में नहीं जाने वाली है। ठीक है। क्यों? क्योंकि डीप स्टेट जो है उसका अपना जो अस्तित्व है वो दूसरे देशों के रिसोर्सेज पर ही टिका हुआ है। अगर वो रिसोर्सेज उनको सस्ते दामों में नहीं मिलेंगे तो इनकी जो अपनी प्रभुसत्ता है वो हिल जाने वाली है। आगे देखना, अमेरिका जो है उसने लगातार जो है अपना जो बजट भी बढ़ा दिया। और आप ये भी जानते होंगे कि अमेरिका ने अपना जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ वार, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वार रख दिया, युद्ध का जो है मंत्रालय, यानी कि एग्रेसिव दिखाने के लिए। ये सब डीप स्टेट के द्वारा ही ऐसा बताया जाता है। चीन का जो रक्षा बजट है उसमें भी लगातार बढ़ोतरी जो है वो देखी गई है। लगभग 7.8% की जो बढ़ोतरी है वो चीन के बजट में भी, रक्षा बजट में भी देखी गई है। अब देखना, भारत की रणनीतिक और आर्थिक प्रतिक्रिया, डॉलर के वर्चस्व को चुनौती जो है लगातार भारत, मैं तो इस पर बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं कि भारत जो है अलग अलग इंस्टीट्यूशन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो सदस्य बनकर के, चाहे तो ब्रिक्स को हो या आरआईसी जैसे जो संस्थाएं उनमें हो या फिर अपने जो
दो से तीन देश एक साथ आते हैं और अपनी जो मुद्राएं होती हैं उनमें अपने जो उनके सेंट्रल बैंक होते हैं वहां पर वेस्टो अकाउंट बनाते हैं और वेस्टो अकाउंट के द्वारा ही अपने आयात और निर्यात को बैलेंस कर अमेरिका के जो डॉलर को और जो उनकी स्विफ्ट प्रणाली है उसको बाईपास कर देते हैं। मैंने कितनी सारी वीडियोस पर ऑलरेडी बना चुका हूं। भारत द्वारा रूस, चीन और यूएई, अब आप देखना अभी आज क्या है, 20 जनवरी है। 20 जनवरी को आप जानते होंगे कि जो यूएई के जो उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भारत के अंदर आए हुए हैं विजिट पर, और कितने सारे समझौते हुए हैं उसमें मैं अलग से एक वीडियो लेकर के आऊंगा। स्थानीय मुद्राओं में जैसे रुपया रूबल ट्रेड, इसके ऊपर मैंने बनाया था युआन और रुपया के बीच ट्रेड, रूबल युआन के बीच ट्रेड, यानी कि दो देश या तीन देश मिलकर के आपस में ही एक ग्रुप बना रहे हैं और अपने अपने जो सेंट्रल बैंक है वहां वेस्टो अकाउंट बना रहे हैं और वेस्टो अकाउंट के द्वारा ही अपने जो आयात निर्यात को जो है रेगुलेट कर रहे हैं। और जो भी यानी कि अब डॉलर को बाईपास कर दिया तो अपनी जो मुद्राएं हैं उनका जो रेट है वो कैसे तय कर रहे हैं, वो फ्लैक्चुअल, यानी कि एक तरीका से एक एक मंथ के द्वारा, यानी एक मंथ तक आपने एक रेट रख लिया कि इतना बराबर इतना, यानी कि एक रियाल बराबर रुपया इतना या फिर एक युआन बराबर रुपया इतना। अब उसके बाद में हर एक महीना में आप क्या करते रहेंगे, आप उसको लगातार रिन्यू करते रहेंगे कि अगली बार कितना होगा। इनकी इंटरनेशनल मार्केट में बैलेंस बना रहेगा और जो इनका अपना व्यापार है उनमें भी एक बैलेंस बना रहेगा। तो इस तरीका से जो वेस्टो अकाउंट जो है वो कार्य करते हैं। इसके लिए अगर ज्यादा थोड़ा गूगल से पढ़ लेना कि वेस्टो अकाउंट किस तरीका से कार्य करते हैं और क्या इनका मायना क्या है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और नए गठबंधन, रक्षा क्षेत्र में भी आपने देखा होगा, मैंने कल भी जो वीडियो बनाई थी मैंने वहां पर बताया था कि अब भारत ने जो अमेरिका है उस पर 30% का जो टैरिफ है वो लगा दिया। और टैरिफ भी किस पे लगाया है, याद रखना, जो उनके स्टेपल क्रॉप्स हैं, यानी कि जो दाल हैं, ये चने हैं, यानी कि, और कहां पर लगाया है, किसान, यानी कि अमेरिका के जो किसान हैं उनको टारगेट किया है भारत के द्वारा। भारत जब इनको टारगेट करेगा तो ये अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप पर एक दबाव बनाने वाले हैं, क्योंकि अगर आप जानते हो कि अमेरिका में जो एग्रीकल्चर है वो कॉर्पोरेटिव एग्रीकल्चर जो है होता है, यानी कि जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा कैपिटल इंफ्यूज करते हैं अपने जो एग्रीकल्चर में, और वो जो पैसा आता है वो पूरा का पूरा बैंक से लोन होता है, उसकी ईएमआई भी चुकानी होती है। अगर भारत जो है इस तरीका का जो टैरिफ लगाएगा 30%, तो भारत के अंदर जो है इसकी खरीदारी कम हो जाएगी और जो कि सीधे तौर पर उनके जो किसान हैं उनको प्रभावित करने वाला है। तो भारत जो है एक जो टैरिफ लगाया है उसका यही उद्देश्य है कि अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको जो है सही जगह पर चोट पहुंचाई जाए। अब देखना, अब रक्षा जो है अमेरिका से हमने क्या कहा कि भाई आपके जो F-35 है वो हमको नहीं चाहिए। हमने क्या कहा, हमने कहा कि फ्रांस से खरीदेंगे। हमने उनको दिया है 114 जो फाइटर जेट है उनका लगभग $25 बिलियन का जो रक्षा है दोनों का जो समझौता वो हो चुका है। अभी आप देखे होंगे कि जर्मनी के जो राष्ट्राध्यक्ष चांसलर जो है वो भारत आए हुए थे। हमने जर्मनी के साथ जो है 6 पनडुब्बियों का जो है सौदा किया है लगभग $8 बिलियन, और इजराइल के साथ कुछ रक्षा प्रणाली मजबूत करने के लिए लगभग $3.5 बिलियन की जो है हमने जो है साझेदारी की है। इसका मतलब यह है कि हमने जो है एक तरीका से अमेरिका को बाईपास कर दिया है, यानी कि यह भी अमेरिका के जो रक्षा जो इंडस्ट्री है उसको एक चोट है। और मैंने क्या बताया शुरू में, इसके अंदर यानी कि जो रक्षा इंडस्ट्री होती है, यानी कि जो डिफेंस इंडस्ट्री है, जो एम्यूनिशन बनाती है, जो वेपन्स बनाती है, ये डीप स्टेट का पार्ट होती है, यानी कि डीप स्टेट के जो लोग हैं वो इसके अंदर भी होते हैं। अगर आप समझिए कि अमेरिका अब पूरी तरीका से अगर दबाव नहीं बना पाता भारत पर, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन पर दबाव बनाएगा ये डीप स्टेट, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी स्थिति हो गई है बहुत खराब कि यानी कि अगर वो टैरिफ लगाते हैं तो वो आगे इलेक्शन और अपनी जो उनकी पार्टी है उसकी साख खत्म होती है। अगर वो नहीं लगाते हैं तो वो वीक राष्ट्रपति के रूप में उनकी अपनी अप्रूवल रेटिंग खराब हो रही है और डीप स्टेट के साथ भी उनके जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं होने वाले हैं। अगर अच्छे नहीं होंगे तो उनका हाल क्या होने वाला है, असासिनेशन तक जा सकता है। ये मसला क्लियर है। और देखिए मजबूत जो है भारत जो है लगातार अच्छी ग्रोथ भारत की है, और भारत के पास जैसे मैंने बताया है कि भारत जो है उसके दोनों हाथों में लड्डू हैं, ऐसा समझ लीजिए। विश्व जो है वो लड़ रहा है और भारत जो है एक कोने में खड़ा होकर के हंस रहा है इन सबको देख करके। कारण क्या है, कारण ये है क्योंकि ये इतने ज्यादा डिपेंड हो गए हैं अमेरिका के ऊपर कि इन्होंने अपना जो सारा पैसा है वो लगा दिया सोशल स्कीम्स के अंदर। ठीक है, पूरी की पूरी जो देश है वो एज ए वेलफेयर स्टेट बना करके इन्होंने रख दिए, चाहे तो फ्रांस हो, जर्मनी हो या फिर
यूके हो, तो अब उनको जो है अब रक्षा बजट में इतना सारा पैसा इंफ्यूज करने के लिए उनके पास है नहीं। अब ग्रीनलैंड को अगर अमेरिका कब जाता है तो वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। अब आप लगातार आप देख रहे होंगे कि किस तरीका से भारत की जो प्रशंसा है, चाहे वो पोलैंड के राष्ट्राध्यक्ष हो, चाहे वो जर्मन के चांसलर हो, या फ्रांस के जो राष्ट्रपति हो, वो लगातार भारत की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका है कि भारत जो है उसने वो कार्य कर दिखाया है जो पूरी दुनिया में किसी ने भी नहीं किया है, अमेरिका के समक्ष आकर के। याद रखना इस बात को। मजबूत आर्थिक जो दर हमारी जो लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, और इसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं कि अमेरिका कहीं पर भी चाह कर भी 500% का टैरिफ नहीं लगा सकता, और अगर लगाता है तो लगभग ऐसे लगभग 4 सेक्टर हैं कि जिस पर अमेरिका 1 भी प्रतिशत का टैरिफ लगा नहीं सकता। वो अलग से मैंने वीडियो बनाई है, उसको जो है आप गूगल भी कर लेना कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो है ये टैरिफ लगा ही नहीं है भारत के जो सामान है, खासकर जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, जो केमिकल्स हैं, यानी कि, और आप देखेंगे जो आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कुछ आईटी का कुछ सामान है, उन पर जो है बिल्कुल भी टैरिफ नहीं है, और अमेरिका जो है खासकर चाहकर भी वो सब लगा नहीं सकता। अब देखना ग्रीनलैंड के बाद क्या तीसरा विश्व युद्ध तय है, जो भी अभी मैंने आपको बताया है आप उससे अनुमान लगाइए क्या वास्तव में अमेरिका जो है, या आप ये कहिए कि डीप स्टेट क्या अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष यानी डोनाल्ड ट्रंप को इस तक मजबूर कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने जैसा कि शुरू में बता दिया कि जो डीप स्टेट है उसको शांति नहीं चाहिए, नहीं अगर शांति आ जाएगी तो उनका जो पूरी की पूरी स्थिति है वो खराब हो जाएगी, यानी कि उनका जो ताज है वो छिन जाएगा। अगर आप ये देखते हैं कि लगातार अमेरिका के अंदर कुछ अधिकारी जो हैं, जो पूर्व अधिकारी हैं, वो ये अनुमान लगा रहे हैं कि 2026 में कुछ बड़ा होने वाला है, यानी कि विश्व युद्ध तक हो सकता है, ऐसा वो लोग अंदाजा लगा रहे हैं। कारण क्या है? ग्रीनलैंड पर अमेरिका जो है वो दावा कर रहा है, और अगर वो दावा करेगा, क्यों कर रहा है उसके कारण मैंने आपको बताए हुए हैं। एक तो उसके अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और फिर दूसरा उसके पास में रेयर अर्थ मटेरियल का बहुत ज्यादा भंडार है, उसको लेकर के, यानी कि रिसोर्स प्लस स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इन दोनों को लेकर के अमेरिका जो है ग्रीनलैंड को कैप्चर करना चाहता है। और तीसरा कारण जो मैंने आपको और बताया था वो था कि अमेरिका की जिस तरीका से जो डॉलर है उसकी दुर्गति हो रही है, या अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसकी सच्चाई पूरी दुनिया में बाहर ना आ जाए, या लोगों को जो ध्यान है वो आप दूसरी ओर भटका करके रखें। या तो अमेरिका अपने डोमेस्टिक जो अपने घर के लोग हैं उनका भी, और जो अंतरराष्ट्रीय जो लोग हैं उनका भी जो ध्यान है वो लगातार भटका करके रखना चाहते हैं। अब बात आती है, इतिहास हमें यही सिखाता है कि 1939 बनाम 2024, यानी कि 1939 में आप जानते होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है यहां से शुरू होता है। अगर जर्मनी रशिया पर अटैक ना करता तो आज जर्मनी जो है वो वर्ल्ड लीडर होता, ना कि अमेरिका। अमेरिका की ओर शिफ्ट पावर तभी हुई क्योंकि गलती जर्मनी के द्वारा बहुत बड़ी गलती कर गया था उस टाइम पे। अब यही होता है कि भाई अगर आइसोलेटेड, लूटेड एंड अटैक दैट यूरोप एंड वर्ल्ड वार, यानी कि अगर क्या होता है कि अगर अमेरिका क्या करता है, ग्रीनलैंड को क्या करता है, अटैक करता है, उसका जो संसाधन है उनकी चोरी करता है, तो तीसरा विश्व युद्ध जो है छिड़ सकता है। क्योंकि जिस तरीका से मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि अमेरिका, अब जो यूरोप के देश हैं वो ये नहीं देख रहे हैं कि भाई ठीक है ग्रीनलैंड है इसे ले लेने दीजिए, यूरोप के जो देश हैं वो ये देख रहे हैं कि अमेरिका जो है वो ग्रीनलैंड पर ही नहीं रुकेगा, आने वाले समय में वो दूसरे देशों की जो टेरिटरी है उस पर भी कब्जा करने वाला है। क्योंकि आप जानते होंगे कि किस प्रकार से जो अमेरिका है उसकी एक डॉक्ट्रिन क्या कहती है, यानी कि पहले जो डॉक्ट्रिन वो ठीक है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप डॉक्ट्रिन है, यानी कि पहली डॉक्ट्रिन कहती थी कि यूरोप और लैटिन अमेरिका हमारे बैकयार्ड हैं, याद रखना। लेकिन अब जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी जो नीति है वो क्या कहती है कि पूरा विश्व हमारा बैकयार्ड है, यानी कि हम कहीं पे जाएंगे और इस तरीका से उसको कैप्चर कर लेंगे, और अगर कोई बोलेगा तो टेरिफ की धमकी देंगे या डायरेक्ट अटैक की जो है हम धमकी देने वाले हैं। अब देखना ग्रीनलैंड अगला युद्ध क्षेत्र बनने वाला है क्या, क्यों? कारण मैंने जैसा कि बताया, इसकी एक तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है उसके कारण, इसके पास तेल और गैस के जो है भंडार भी है, ये भी है, और दूसरा है रेयर अर्थ मटेरियल जो है यहाँ पे ये भी है, और यूरेनियम के जो भंडार है यूक्रेन जो ग्रीनलैंड है इसके पास ये है। यानी कि लगभग आप सोचिए कि मजा ही मजा है। इसके लिए जो अमेरिका है वो, और एक कारण जो यहाँ पे नहीं बताया गया जो मैंने शुरू में आपको बता दिया, वो क्या है, वो है अमेरिका की अर्थव्यवस्था जिस तरीके से डूब रही है उससे ध्यान भटका करके इधर की ओर लेकर आना, और विश्व को जो है युद्ध में धकेल देना है। क्योंकि युद्ध में धकेलने से ही, यानी कि युद्ध होते रहेंगे तो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो उसी तरीका से आगे बढ़ती रहेगी। अब समझिए, अब है ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने और उस पर कब्जा करने की जो मंशा है वो लगातार जता दी है, और उन्होंने तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बयान भी दिए हैं कि अगर आप नहीं मानोगे तो 40 मिनट लगेंगे मुझे इसे छीनने में, यहां तक बोल दिया है उन्होंने। अमेरिका इसे नेशनल सिक्योरिटी बता रहा है, लेकिन मामला नेशनल सिक्योरिटी का नहीं है, क्योंकि उनका ऑलरेडी एक यहां पर जो मिलिट्री बेस है, और आप ये नहीं कह सकते कि
हमारा जो एकदम एकदम ऐसा कोई समय आ गया है कि भाई हमें बहुत ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, तो इतना एग्रेसिवनेस जो है वो कुछ और इशारा दे रहा है। एक तो जो डीप स्टेट है वो कह रहा है कि भाई कुछ ना कुछ करो दुनिया के अंदर ताकि हमारा जो ताज है वो बना रहे। नाटो का अंतर्विरोध दोस्त बने दुश्मन। अब आप वही, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कनाडा है वो जाकर के चाइना के साथ मिल गया है। आप देख रहे होंगे, अगर न्यूज फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये सब चीज समझ में आएंगी जो मैं बता रहा हूं। कनाडाई पीएम पहली बार चीन के साथ बातचीत शुरू की है। कनाडा ने संकेत दिया है कि वे ग्रीनलैंड की संप्रभुता के लिए अनुच्छेद 5, याद करो अभी शुरू में जो मैंने बताया, यानी कि जो कनाडा है वो कह रहा है कि अगर अमेरिका अटैक करता है ग्रीनलैंड को तो हम अनुच्छेद 5 का जो है प्रयोग करेंगे। इसका मतलब है अमेरिका पर कनाडा अटैक करेगा। अब सोचिए कि कनाडा क्या वास्तव में ग्रीनलैंड के लिए चिंतित है? नहीं। जो कनाडा वो ये जानता है कि ग्रीनलैंड के बाद में उन्हीं का नंबर है। मैक्सिको भी ये जानता है कि अब ग्रीनलैंड के बाद में उन्हीं का नंबर है। पनामा भी ये जानता है, और जितने भी कैरेबियन नेशन है और खासकर जो लैटिन अमेरिकन नेशन है वो ये जानते हैं कि वो अगला नंबर उनका है। अगर डोनाल्ड ट्रंप यहां सफल होते हैं और इसको पावर से कैप्चर कर पाते हैं तो दुनिया के लिए कोई शुभ संकेत नहीं होने वाला है। ठीक है, इसीलिए आप यूरोप के जो देश हैं वो इनको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि इटली जो है वो क्या कह रहा है। इटली की जो पीएम है मेलोनी, वो क्या कहती है, अपने बेस बंद कर दीजिए। यानी कि आप जो है हमें अपनी जो सुरक्षा आज तक आप कहते आए हैं कि अगर हम सुरक्षा नहीं देंगे तो रूस आपको जो अटैक कर देगा, तो वो कह रही है कि भाई ठीक है, आप अपने जो जितने भी यहाँ पर मिलिट्री बेस हैं वो बंद कर दीजिए, हमें आपकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। उसी तरीका से आप अलग अलग जो देश है उनके, जो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो जो है उनका भी जो अलग से बयान आया है। और जैसे कि कनाडा ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं लगातार अपना 51वां स्टेट उसे बताने की जो मंशा है उससे कभी बाज नहीं आते। डूबती अर्थव्यवस्था और डॉलर का बहिष्कार। अब वही मैं आपको जो शुरू में दिखा रहा था, जो ग्लोबल यूएस बॉन्ड जो है लगातार उनकी जो होल्डिंग्स है उनको जो देश है वो रिलीज कर रहे हैं। यानी कि आप जानते हो मैं कितनी सारी वीडियो इसके ऊपर बना चुका हूं कि पूरी दुनिया के अंदर जो डेटा है, और ये डेटा हम लाते कहां से है, मैंने एक वीडियो में बताया है कि मैं लगभग 10 से 12 ऐसे सोर्स है जहां से मैं ग्लोबल पॉलिटिक्स और जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो है उनका जो करंट बेस है उसे कवर करता हूं। अगर वो भी है मैं लगा दूंगा उस वीडियो को भी यहां पर, ठीक है। तो उसमें क्या है कि लगातार जो है जितने भी देश हैं वो डंप कर रहे हैं अमेरिकन बॉन्ड के अंदर जो उनकी सिक्योरिटीज जमा है। अगर वो देख रहे हैं तो फिर कहां निवेश कर रहे हैं? निवेश कर रहे हैं वो गोल्ड के अंदर। यानी कि आप देख रहे होंगे गोल्ड का जो प्राइस है अगर वो बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि लोग उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि कंट्रीज जो है वो इन्वेस्ट कर रही है। इसीलिए आप जो प्राइस जो है वो लगातार बढ़ता हुआ आप इसका देखेंगे। और डंपिंग जो है इसके एवज में देखना कि जो डंपिंग है लगातार, जो ग्लोबल बॉन्ड जो अमेरिका का जो बॉन्ड है उसकी जो डंपिंग है हर देश कर रहा है। जो उसकी सिक्योरिटी जो पैसा लगाए हुए थे दुनिया ने वो लगातार जो है इसको डंप कर रहे हैं कंट्रीज। द डेट ट्रैप, ट्रंप ने 1 ट्रिलियन से बढ़ाकर 1.5 ट्रिलियन जो अपना रक्षा बजट किया है वो कुछ दिखाता है। क्या दिखाता है? जो शुरू में मैंने बताया कि डीप स्टेट जो है एक कोई बड़ी चाल चलने की फिराक में है। जैसे गोल्ड रश, दुनिया भर के देश जो है वो अब क्या कर रहे हैं, अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड को बेच करके अपना जो निवेश है वो गोल्ड के अंदर कर रहे हैं, या फिर कोई भी फिजिकल असेट्स जो है उसके अंदर करने वाले हैं। क्योंकि ब्रिक्स जैसे जो संस्था है या फिर आसियान जैसे संस्था है, और या फिर आने वाले समय में RIC, रूस, इंडिया और चाइना जो है वो, प्लस आप एक टर्म और सुनते होंगे, साउथ ग्लोब, यानी कि ग्लोबल साउथ का नाम आप और सुनते होंगे, ग्लोबल साउथ, ठीक है, ग्लोबल साउथ। यानी कि इसके अंदर जो है लगभग 20 से ज्यादा कंट्री है। और ये जो देश है यानी कि भारत, इनके साथ भारत, आप सुनते होंगे आप लगातार, जब भी UN में भी था, अभी ब्रिक्स में भी है, तो लगातार ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज है उनकी बात जो है उठाता रहा है भारत। अब भारत जो है इन सब के साथ मिलकर के डी-डॉलराइजेशन जो है उसकी प्रोसेस को आगे बढ़ाए हुए है। और इसी से जो अमेरिका है वो एक और चिंता में है, या कहो कि अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो भी बहुत ज्यादा गहरी चिंता में है। अब बात आती है डीप स्टेट की। अमेरिका का असली जो शासक है वो कोई डोनाल्ड ट्रंप नहीं है या वहां के राष्ट्रपति नहीं है, बल्कि उनको चलाने वाले ये टाइकून्स हैं, ये जो पॉलिसी जो मेकर, ये लोग हैं डीप स्टेट वाले। यानी कि अपने हितों के अनुसार ये जो पॉलिसी जो है वो ये बनाते हैं। अब देखना कंसेप्ट, अमेरिका में राष्ट्रपति से ऊपर कौन होता है? डीप स्टेट होता है। अगर डीप स्टेट के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो क्या होगा? जैसे कि पहले राष्ट्रपतियों का हाल हुआ है वही होने वाला है। ट्रंप अंडर कंट्रोल, यानी कि ट्रंप जो है अब उनके कंट्रोल में है। आपने ये देखा होगा कि ट्रंप जो है शुरू
वो शांति की बात कर रहे थे, लेकिन जब से डीप स्टेट ने इनको जो धमकाया है कि आप शांति करोगे तो हम कहां जाएंगे, तो इसीलिए जो लगातार आप भारत पर दबाव बनाइए, उनकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो उनकी रिसोर्सेज है, जो वहां की गवर्नमेंट है, उसको जो है अनस्टेबल कीजिए, ये जो है इन पर एक दबाव है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, जॉन एफ कैनेडी की जो हत्या हुई है वो, या फिर उनके जो और राष्ट्रपति हैं उनकी जितनी भी हत्याएं हुई हैं, उनके पीछे डीप स्टेट का जो हाथ है वही पाया गया है। डीप स्टेट का हो या फिर सीआईए भी जो है इसके अंदर शामिल होता है। यानी कि एक तरीका से ये बहुत ही प्रभुत्वशाली लोगों का एक समूह है, लेकिन कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। क्लियर। भारत पर अमेरिकी साजिशों का इतिहास लगातार जारी रहा है। जैसे कि आप देखते होंगे कि भारत में जो है परमाणु बम जब परीक्षण किया गया, तब उसी टाइम पर आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो लाल बहादुर शास्त्री हैं उनकी जो हत्या में सीआईए का जो हाथ है वो बताया गया था। इसी तरीका से आपने देखा होगा कि जब परमाणु हथियार का जब परीक्षण इंदिरा गांधी के समय में किया गया तो उनको किस तरीका से रास्ते से हटाया गया। और इसी तरीका से आप देखेंगे कि हमारे ही बगल में बांग्लादेश में किस प्रकार से जो रिजीम है वो चेंज की गई। भारत की घेराबंदी का जो लक्ष्य है वो रखा हुआ है। उन्हें एक बात पता चल गई है कि भारत के अंदर से जेनजी जैसे कोई भी जो रिवोल्ट है वो करा पाने संभव नहीं है, क्योंकि वो किसान आंदोलन देख चुके हैं, वो सीआईए जो सीए है, सीएए, ठीक है, वो भी वो करा करके देख चुके हैं, लेकिन कोई भी सफलता होने, या दिल्ली दंगे भी करा करके वो देख चुके हैं कि भारत का जो समाज है, खासकर हिंदू समाज जो है वो बहुत ही शांति प्रिय है। वो अचानक से खड़ा, ऐसा नहीं है कि लड़ाई के लिए तैयार बैठा है, नहीं, वो बहुत समझदार है, वो समझ करके ही काम करता है। अब बात आती है कि अब अमेरिका ने ये सोचा है, डीप स्टेट ने सोचा है कि अब भारत को जो है उसके आसपास से घेरिए। उसी तरीका से आपने इसीलिए देख रहे होंगे कि बांग्लादेश के अंदर जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, और बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं को जो टारगेट लगातार किया जा रहा है, ताकि एक हिंदू जो सरकार है उस पर दबाव बनाया जा सके और बांग्लादेश के अंदर वो इंटरफेरेंस करे, ताकि फिर भारत जो है उसे लेकर के अमेरिका अपना जो ज्ञान है वो देना शुरू करे। पाकिस्तान जो उनका ये वेसल स्टेट ही, आप एक तरीका से आप कहिए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान ये जो है चाइना और पाकिस्तान अमेरिका के ये पार्ट हैं, ऐसा मान लीजिए आप कि बस उनके द्वारा जो भी वो बताएंगे वो ये करेंगे। तो एक ये है। अब आता है यूक्रेन और गाजा के बाद अमेरिका को नए युद्ध क्षेत्र की जो है तलाश है। अब वो नया युद्ध क्षेत्र जो है कहां बनाएगा, वो ग्रीनलैंड है जो मैं आपको बता रहा हूं। अभी भारत को जो है रिंग ऑफ फायर में जो फंसाने का जो उसका एक गोल है वो है, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि अगर हम युद्ध करेंगे तो हम जो है लगभग 14-15 घंटा में ही अपने आस पड़ोस से निपटाएंगे। अगर अमेरिका के असेट्स भी वहां है तो उनको भी टारगेट करेंगे। अब आप कहोगे कि सर आप ऐसी बातें कैसे कर रहे हैं कि हम अमेरिका जैसी महाशक्ति, एक बात ध्यान रखिए, एक बात जो है वो ध्यान रखिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बात अच्छे से समझते हैं कि जो मोदी हैं वो किस माइंडसेट के व्यक्ति हैं। देखो, हर व्यक्ति का जो एक टेम्पर है ना वो मायने रखता है इंडिविजुअल लेवल पर। अमेरिका के राष्ट्रपति भी एक व्यक्ति हैं, क्लियर, लेकिन वो ये जानते हैं कि जो मोदी है वो किस टेम्परामेंट के व्यक्ति हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि लगातार धमकी देने के बावजूद भी अमेरिका ने कभी भी किम जोंग उन, जो कि नॉर्थ कोरिया का राष्ट्राध्यक्ष है, उसको कभी भी बाल बांका नहीं कर पाया अमेरिका। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जो किम जोंग उन है वो किस टेम्परामेंट का व्यक्ति है। और आपको एक चीज नहीं पता हो, मैं आज आपको कई वीडियो में बता चुका हूं, मैं एक और भी आपको बता दे रहा हूं। अभी पूरी दुनिया के अंदर, याद रखना, मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूं, पूरी दुनिया के अंदर हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स होती है ना, उनको काउंटर करने के लिए या उनसे डिफेंस का किसी भी देश के पास किसी भी प्रकार का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। याद आया? नहीं आया समझ में? फिर दोबारा बता देता हूं। यानी कि भारत के पास जिस तरीका से आपने देखा होगा अग्नि 5 मिसाइल है, उसी प्रकार से इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई है। हर देश के पास अपनी एक आईसीबीएम है। क्या बोलते हैं उन्हें? आईसीबीएम। ठीक है, ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ये सारी की सारी जो मिसाइल होती हैं वो वायर हेड के रूप में केमिकल वेपन ले जा सकती हैं। और जो आईसीबीएम होती हैं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, इनको रोक पाने की क्षमता अभी तक किसी भी दुनिया के कंट्री में नहीं है। याद रखना। अब क्या है कि बात यहां आ जाती है कि अमेरिका चाह कर भी, चाहे डीप स्टेट या अमेरिका सारा मिल जाए, लेकिन कभी भी वो भारत पर डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे या ना तो आंख दिखाने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं कितनी सारी वीडियो बना चुका हूं कि भारत किस प्रकार से अपने आप में आत्मनिर्भर है। पूरी दुनिया के अंदर कोई भी डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, वो जो है आईसीबीएम को रोकने की क्षमता नहीं रखती। अमेरिका जो है उसके लिए काम कर रहा है, लेकिन मैंने उसके ऊपर अलग से बनाया गोल्डन डाउन नाम का जो प्रोजेक्ट है, $174 बिलियन का जो है, लेकिन वो अभी ख्वाब है, सपने हैं। क्यों?
क्योंकि वो साकार होगा नहीं, क्योंकि वो स्टारलिंक के साथ जाकर के बना सकते थे, लेकिन अब आप जानते हैं कि स्टारलिंक जो है उसकी पूरी की पूरी जो लॉयल्टी है वो चाइना के यहां गिरवी रख चुके हैं एलोन मस्क, इसलिए वो पॉसिबल हो नहीं पा रहा। अलग से उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है। तो ये दिमाग से निकाल देना कि अमेरिका ये है या चाइना, नहीं नहीं नहीं, भारत के पास बिल्कुल जवाब में है। और फिर एक है माइंडसेट, यानी कि मोदी का जो माइंडसेट है उसे लेकर के अमेरिका अच्छा खासा डरा हुआ है, इस बात को लेकर के कि अगर आईसीबीएम चलती है तो फिर बाद में कुछ भी होता रहना, लेकिन ये आप डायरेक्ट पंगा भारत से ले नहीं सकते। और याद रखना जो मैंने आपको बताया है, चाहे दुनिया आपको कुछ भी बताए, लेकिन यही सत्य है, शक्ति ही सत्य है और शक्ति ही जो है शांति है। अब है पाकिस्तान को बर्बाद किया गया, बांग्लादेश को बर्बाद किया गया, श्रीलंका को लगातार उसी तरीका से वहां पर भी बर्बादी की गई। बात भारत के अंदर वो नहीं कर पाए, उसका कारण मैंने आपको अच्छे से बताया है। अब वही है कि भारत जो है ऐसी अर्थव्यवस्था है जो लगातार तेजी से बढ़ रही है। भारत के पास जो जेनजी है वो इतना ज्यादा टॉलरेंट है कि उसको जो है इन बातों से कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि सनातनी है वो। तो आप देखो किसी भी इस्लामिक कंट्री में आसानी से है ये सब कराना क्रांति, क्योंकि उनका जो अपना नेचर है ना वो उसी टाइप का है, तो उनका जो है आसान है। लेकिन भारत के अंदर ये सब कुछ करा पाना आसान बात नहीं होता है। जर्मनी के साथ ऐतिहासिक डील जो है भारत ने की है, जैसा कि शुरू में बता दिया 6 पनडुब्बी की जो डील है, अब अमेरिका को हमने बाईपास कर दिया है। अमेरिका को इससे दर्द होने वाला है। अमेरिका के जो F-35 जो है उनको हमने राफेल से रिप्लेस कर दिया है कि भाई हमें ये नहीं चाहिए, हम चाहिए राफेल। और राफेल का एक अलग से केस है, वो मैं बताऊंगा, सोर्स कोड वाला जो है उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। अब है कूटनीतिक स्वाभिमान झुकने से इंकार कर चुका है भारत। और भारत क्यों कर चुका है झुकने से जो इंकार, क्योंकि भारत जो है दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत दुनिया की चौथी सबसे, अभी देखना, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 2029 तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। और अब भारत जो है उसके पास में जेनजी यानी कि एक तरीका से युवा, हमारे पास जो जनसंख्या है वो भी कैसी है, टॉलरेंट है। क्लियर है। और देखना, शक्ति संतुलन विनाशक बनाम निर्माता। अब वही आता है कि यूएसए जो है वो एक डिस्ट्रॉयर के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि जिस तरीका से उसकी अपनी जो नीतियां चल रही हैं वो एक डिस्ट्रॉयर है। रसिया जो है वो रेजिलिएंट, प्रतिबंधों के बावजूद भी जो है रसिया वो स्थिर बना हुआ है। और इंडिया जो है वो बिल्डर है, एक तरीका से शांति और स्थिरता का केंद्र जो है वो भारत बना हुआ है। आगे देखेंगे हम, निष्कर्ष क्या है, भारत सुरक्षित हाथों में है। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी लगातार बूस्ट कर रही है, हमारा जो डिफेंस है वो लगातार, हम जो दूसरे देश है उनके साथ भी डील कर रहे हैं, लेकिन हम आत्मनिर्भर और अपने देश के अंदर भी जो प्रोडक्शन है वो लगातार हमारा जारी है। और डिप्लोमेसी के स्तर पर अगर आप देखते हैं तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। इसके ऊपर इतनी सारी वीडियो बना चुका हूं कि जो दुनिया नहीं कर पाई वो भारत ने कर दिखाया, कि दोनों जो कम्युनिस्ट भी और कैपिटलिस्ट दोनों को एक ही टेबल पर ला करके बैठा करके बात कर लेना, ये हर किसी देश के बस की नहीं है, ना हुआ है। अर्थव्यवस्था, रक्षा और कूटनीति के जो त्रिशूल के रूप में जो है, ये त्रिशूल कह सकते हैं इन तीनों को आप, ये सुरक्षित है। बात वही आती है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, यानी कि जो शक्तिशाली है उसमें कोई दोष नहीं होता। और यही जो है अंतिम मेरा भी मानना है कि भारत शक्तिशाली है, इसीलिए अमेरिका चाह करके कुछ नहीं हो सकता। और इसमें अंत में जाकर के अगर ये चलता रहा तो आप देखेंगे कि जो तीसरे विश्व युद्ध की हमने बात कही थी कि अगर ये सब चलता रहा तो अमेरिका तीसरा विश्व युद्ध करा भी सकता है, अगर नहीं तो अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका असासिनेशन भी इसमें हो सकता है। याद रखना, अगर ऐसा होता है तो आप याद करना कि मैं इसे पहले ही प्रिडिक्ट कर चुका हूं। तो फ्रेंड्स बताइए आप इससे क्या जाने, और अगर आपको लगता है कि हाँ इस तथ्य में जान है तो आप लिखिए कि हाँ ये हो सकता है, इट्स पॉसिबल। तो फ्रेंड्स आपने वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार।